Hey everyone, this is इनायत here और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रैशनल चॉइस थ्योरी क्या है, जिसको हमने पिछले लेक्चर्स में, जो हमारा पिछला लेक्चर था नियो लिबरलिज्म पे, उसमें भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो फाउंडेशन है नियो लिबरलिज्म की, वो रैशनल चॉइस थ्योरी की ऊपर बेस करती है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं कि रैशनल चॉइस थ्योरी जो है ये है क्या। देखिए, रैशनल चॉइस थ्योरी का जो मेन आइडिया है ना, वो गवर्नेंस को एक्सप्लेन करती है माइक्रो लेवल ऑफ नेशनल इंडिविजुअल एक्टिविटी। क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि रैशनल चॉइस थ्योरी फोकस करती है इंडिविजुअलिज्म पर। ठीक है, एक आम आदमी अपना मुफाद, अपना फ़ायदा सबसे पहले वो ये देखता है, और इसी लेवल पे वो गवर्नेंस को भी इसी लेवल पे रैशनल चॉइस थ्योरी इसी इसी यही लेंस लगा के वो गवर्नेंस को भी देखती है। ठीक है, इसकी जो बेसिक परमिसेस हैं वो एक एग्रीगेट है सोशल बिहेवियर का, कि इंडिविजुअल्स आर फुली अवेयर ऑफ द consequences ऑफ देयर एक्शन। क्या मतलब है इसका? कि हर जो इंडिविजुअल होगा, वो जो भी एक्शन लेगा, उसे उस एक्शन का पता होगा, वो अवेयर होगा। ठीक है, अपना एक एक्शन लेने से पहले वो अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा, उसके बाद रे में सोचेगा, फिर उसके बाद वो एक्शन लेगा। अब इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस भी जो होते हैं, वो जो इंस्टीट्यूशन में भी कौन होते हैं? हमारे जैसे इंडिविजुअल्स ही होते हैं, इंसान ही होते हैं। ठीक है, तो वो जो इंस्टीट्यूशन का जो बिहेवियर होगा, ठीक है, या वो गवर्नेंस का जो बिहेवियर होगा, वो भी इंडिविजुअल का बिहेवियर होगा। जैसे इंडिविजुअल सोचेगा, वैसे ही वो इंस्टीट्यूशन उसी तरीके से अपना बिहेव करेगी। इंडिविजुअल्स आर रैशनल एजेंट्स हु कंसिस्टेंटली इन चूजिंग द सेल्फ डिटरमाइंड बेस्ट चॉइस ऑफ एक्शन। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स होंगे वो एक रैशनल एजेंट्स होंगे। रैशनल का मतलब होता है उर्दू में आकिल। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल होंगे वो एक रैशनल एजेंट्स हैं। ठीक है, जो अपनी तरफ से बेस्ट चॉइस करते हैं अपने एक्शंस को लेने से पहले। वो जो उनके एक्शंस होंगे, वो उनकी बेस्ट चॉइसेस होंगी। जो इंडिविजुअल्स होंगे वो जो अपना डिसीजन लेंगे, वो इन परमिसेस पर लेंगे। जो सबसे पहले होगी उनके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होगी उस टाइम। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट। ठीक है, उसका एनालिसिस करना, कि उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करना कि कितना ये प्रोबेबल है भी या नहीं है, और पोटेंशियल कॉस्ट एंड बेनिफिट। और इसके बाद जाके वो एक्शन जो होगा वो लिया जाएगा। जो अभी ऑब्वियसली जो रैशनैलिटी है वो एक लिमिटेड होती है। ठीक है, ह्यूमंस की। तो बाउंडेड रैशनैलिटी का आइडिया ये है कि रैशनैलिटी हमारी जो है वो लिमिटेड है किस बारे पर? जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, द कॉग्निटिव लिमिटेशन ऑफ देयर माइंड। ठीक है, जो हमारी माइंड में लिमिटेशन है, द टाइम अवेलेबल टू मेक दोज डिसीजन। अब आप देखें कि ह्यूमंस के पास कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सारी इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर सकें। सही है, तो रेदर देन वो सारी इंफॉर्मेशन को देखें, वो जो अपनी जो डिसीजंस होंगी, ठीक है, CISION, और डिसीजंस या एक्शंस जो होंगे ह्यूमन के, तो वो एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन के, जो इंफॉर्मेशन उनके पास उस टाइम होगी, जो लिमिटेशन उनकी माइंड में होगी, और जो टाइम पीरियड उनके पास होगा जिस टाइम में उन लोगों ने वो डिसीजन लिया होगा, उसके मुतालिक वो डिसीजन, वो लिमिटेशन वो लेंगे। बेसिकली बुनियादी जो रैशनल चॉइस थ्योरी है वो यही है कि आम इंडिविजुअल कैसे डिसीजन लेता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि जो एक नियो लिबरलिज्म वाले जो अक्यूज करते हैं, जो पॉलिटिशियंस पॉलिटिशियन होगा, या एक एसी ब्यूरोक्रेट होगा, एसी होगा, डीसी होगा। ठीक है, वो जो डिसीजन लेंगे वो उन बुनियादों पर लेंगे जो उनको फायदा पहुंचाए, जो उनका कैरियर बनाए। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म हुआ ना, एक मुझे एक चीज अगर फायदा पहुंचाती है तो मैं वही करूंगा।
ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल हमारे पास बहुत ही यहाँ पर जो सादिक आ बैठती है वो है ब्रेग्जिट। जब ब्रेग्जिट ने लंदन से, ठीक है, लंदन से नहीं, यूरोपियन यूनियन से, ठीक है, खुद को एग्जिट करना चाहा और एक प्लेबिसाइड हुआ, ठीक है, एक प्लेबिसाइड हुआ, उसमें लोगों ने वोट किया कि आई थिंक 52% ने वोट किया था कि हमें ब्रेग्जिट चाहिए, हमें ब्रिटेन एग्जिट चाहिए। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा, ये कुछ लोगों ने ये सोच के वोट किया कि हमारे जो इनकम है, वो जो बाहर मुल्क से या बाहर यूरोपियन यूनियन से जो लोग आ रहे हैं, वो उसे हमारे हक पर वो डाका डाल रहे हैं, कैसे हमारी जॉब्स पर वो जा रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में वो जा रहे हैं, हमारे सब कुछ में। तो इस बेसिस पे देखें, इस बेसिस पे ये डिसाइड हुआ कि हमें ब्रेग्जिट चाहिए। अब एक सोच थी ना, एक आम बंदे की थी, वो सोच आहिस्ता आहिस्ता एक पॉलिटिकल पार्टी की बन गई, ठीक है। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी की सोच एक प्लेबिसाइड में कन्वर्ट हो गई और एंड में ब्रेग्जिट हो गया। जो अभी इसकी जो एप्लीकेशंस हैं गवर्नेंस प्रॉब्लम्स में, उसे हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल चॉइस थ्योरी, न्यू लिबरल्स आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट साइज शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म है रैशनल चॉइस थ्योरी में, तो सेल्फिशनेस है, मटीरियलिज्म है। इस पे न्यू लिबरल्स ये आर्ग्यू करते हैं कि गवर्नमेंट का साइज जो होगा उसको रिड्यूस करना चाहिए, लेक्स एक्सपेंडिचर, बिकॉज पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स विल मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, वो अपना ही मुफाद देखेंगे। अब इस पे एक एग्जांपल आती है वोटर की। हम पाकिस्तान में अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा तनकीद करते हैं कि जो हमारे वोटर्स हैं वो उन लोगों को वोट क्यों देते हैं जो आके हुकूमत का ख़जाना लूटते हैं, उनके हकों पर डाका डालते हैं, आगे काम नहीं करते। देखिए, जो वोट अभी रैशनल चॉइस थ्योरी यहाँ पर, अभी आप वोटर का जो अपना मुफाद होगा, अपना बिहेवियर होगा, आप उसको यहाँ पर देख सकेंगे कि जो वोटर है वो अगर एक एमएनए या एमपीए को वोट दे रहा है, तो वो ये सोच के दे रहा है कि कल को जब ये आएगा पॉलिटिक्स में, तो यही बंदा इनडायरेक्टली मुझे फायदा देगा, ठीक है। यहां से तो मैं इसको वोट दे दूंगा, लेकिन कल को जब ये आएगा एक साइकिल बन जाएगा मेरे लिए, ये डायरेक्टली मुझे ही वोट देगा, मेरा कोई थाने का काम होगा, मेरा कोई गवर्नमेंट का काम होगा, मुझे कोई ठेका उठाना होगा, जो भी मेरा काम होगा वो काम आसानी से हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो इस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज पैदा करती हैं जो पहले तो उस इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा पहुंचाए, और वो एक ऐसे ग्राउंड लेवल पर ऐसे रूल्स बना देते हैं जिसको फॉलो करके आउटकम जो होगा वो अपना उन जो इंस्टीट्यूशन होगा, जो इंडिविजुअल होगा उसको बेनिफिट मिलेगा। कैसे? उसकी प्रमोशन होगी, ठीक है। हम गवर्नमेंट में अक्सर देखते हैं ऐसी जो प्रमोशन मिलती है पुलिस में, ठीक है, या जो टैक्स कलेक्टर को एफबीआर में प्रमोशन मिलती है, वो इस बेस पे मिलती है कि जिसने टैक्स ज़्यादा कलेक्ट किया उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ पर ऐसे इंस्टीट्यूशन ऐसे लॉज बनाते हैं, ऐसे ग्राउंड्स बनाते हैं जिस पे आम जो इंडिविजुअल्स वहाँ पर काम करते हैं वो ये काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं ताकि उनको प्रमोशन मिले, ताकि उनका अपना फ़ायदा हो। और उनका अपना फ़ायदा मतलब स्टेट का फ़ायदा, उस इंस्टीट्यूट का फ़ायदा। अब इसकी एक और यहाँ पर आके एग्जाम्पल हम देखते हैं कि पॉलिटिशियंस वोट ऑन इशू इन असेंबली। जब असेंबली में कोई इशू आता है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड, ठीक है, एकॉर्ड, आई डोंट नो, जो पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड था उसमें जब वो डील तो बाराक ओबामा ने साइन की, उस डील के मुताबिक हर कंट्री अपनी CO2 एमिशन को कम करेगी।
लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेसिकली उन लोगों ने वहाँ पर आके लिमिट करना था। तो लेकिन जब ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ और जब डोनाल्ड ट्रंप अपने इक़्तिदार में आए, तो उन्होंने इस डील से विड्रॉल ले लिया। क्यों? क्योंकि उसकी कंट्री के हक में नहीं था। उसकी कंट्री के हक में, उसके लोगों के हक में, उनके प्रॉफिट्स के हक में नहीं था। तो इसी तरीके से पॉलिटिशियंस भी अक्सर वो फैसले लेते हैं जो या तो उनकी आवाम को खुश करें, ठीक है, ताकि वो अगले इलेक्शन में दोबारा आए, या उनके अपने मुफाद के लिए हो। इसमें अभी एडम स्मिथ में आपने एक एडम स्मिथ का ज़रूर सुना होगा कि जो द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, कि द इनडिविजिबल हैंड, उनकी एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक इंडिविजुअल मार्केट्स जो होंगी, मार्केट्स को फ्री कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फ्री मार्केट्स होंगी उसमें आम बंदा, आम इंसान आएगा, वो प्रॉफिट करेगा, ठीक है। उसने जब प्रॉफिट किया मार्केट में, एक इंडिविजुअल है, तो वो जाके दोबारा एक्सपेंस अपने खर्चे करेगा दूसरी चीज़ें लेने में, ठीक है। जब वो दूसरी चीज़ें लेगा तो सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी। इसी तरीके से आगे पैसा जाता जाएगा, फ्री मार्केट होगी, और एक इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल कंपटीशन के थ्रू कि मैं आगे जाऊं, मैं आगे जाऊं, इस थ्रू हर इंडिविजुअल खुद ही आगे चला जाएगा। और जब सारे इंडिविजुअल्स आगे जाएंगे तो जो वहाँ की सोसाइटी होगी वो आगे जाएगी। और एक और एग्जांपल इसकी है वोटिंग बिहेवियर्स इन रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान, जो मैं हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे जो लोग हैं वो वोट ही इसीलिए देते हैं, उन बंदों को देते हैं ताकि जब वो बंदे इक़्तिदार में आए, वो एमएनए या एमपीए जब इक़्तिदार में आए तो वो काम करें जो उनके पसंद के हों, या उनकी पुलिस में या उनके बिजनेसेस में, जैसे यूएस में लॉबीज बनती हैं। इफ द मेंबर ऑफ अ ग्रुप शेयर्स an interest in some result, they will act to provide themselves that result. अब इसकी हमारे पास देखिए, मैंने एग्जांपल्स कुछ ज़्यादा ही ऐड किए हैं क्योंकि मुझे नोट्स जो मैंने बनाए हैं उसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा काम की नोट्स मिले थे जिससे जहाँ से मैंने बनाए, और यही नोट्स से मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। एक और इसकी एग्जांपल है कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें कार्ल मार्क्स कहता है कि जो बुर्जुआसी क्लास होगी वो अपने प्रॉफिट के लिए जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास होगी उसको सर इतना दबा देगी ना, इसके इनके इतने ज़्यादा टैक्सेशन, इतने ज़्यादा बर्डन की वजह से आम आवाम में गुस्सा आएगा और उसके बाद रेवोल्यूशन आएगा। और वाई डू पीपल वोट ऑन आइडेंटिटी, कि ये दोबारा वही एग्जांपल यहाँ पर मैंने आके कोट की है कि जो लोग होते हैं वो बंदे अपनी आइडेंटिटी वाले को वोट क्यों देते हैं? ताकि वो आके उनके काम करें, ठीक है, वर्क फॉर देम। अब रैशनल चॉइस थ्योरी को यूज करके ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स कैसे हो सकते हैं ये हम देखते हैं। देखें, जब ब्यूरोक्रेट्स को एक सर्टेन गोल्स दिए जाएंगे कि आप फलाना फलाना काम करें तो आपको आपकी मर्जी का प्रमोशन मिलेगा, आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। ब्यूरोक्रेट कौन है? एक इंडिविजुअल है ना। ब्यूरोक्रेट एक इंडिविजुअल को जब उसको फ़ायदा मिलेगा तो वो काम करेगा अपनी किसके लिए? अपने प्रमोशन के लिए। मॉनेटरी इंसेंटिव्स ऐसे दिए जाएं जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव हो, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो उसको बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा मॉनेटरी फंड्स दिए जाए, जॉब सिक्योरिटी दी जाए उनको, उनकी मुदाखलत ना की जाए, नेचर ऑफ उनकी जैसी नेचर है असाइनमेंट की उनको की मर्ज़ी की वो दी जाए, सर कल्चरल फैक्टर उनके लिए ईजी करार दिया जाए, अकाउंटेबिलिटी हो,
अकाउंटेबिलिटी जब होगी तो एक ब्यूरोक्रेट होगा या जो एक ऑफिसर है या जो एक पॉलिटिशियन है, वो अकाउंटेबिलिटी से डर के वो एक्शन ही नहीं लेगा जिस कंट्री में जो उसके अपने मुफाद में होगा, बल्कि वो उन लीगल वेज पर जाएगा जिन पर उसको प्रमोशन भी मिले, मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी मिले, जॉब सिक्योरिटी भी मिले। ठीक है। क्रिएटिविटी इससे इंक्रीज होगी जब आप उनको ये सब कुछ देंगे, तो आप उनको इस तरह क्रिएटिविटी के टास्क दें। यहाँ पे एक कीवर्ड मिसिंग है, टास्क। उनको आप ऐसे क्रिएटिविटी के टास्क दें ताकि उनकी क्रिएटिविटी बढ़े। और नंबर 8 पे आता है डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स। ठीक है। जो रिफॉर्म्स इन ब्यूरोक्रेसी में, जो इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है वो सेंट्रलाइज्ड है, टोटली सेंट्रलाइज्ड है। मतलब एक ब्यूरोक्रेट होता है, वो आता है और प्रोविंसेस में वहाँ से ना उसकी कस्टम ट्रेडिशन से उसको लिंक होता है, ना उसको पता होता है, और वो उनके फैसले करता है। ये नहीं होना चाहिए। बल्कि जिस जगह पर जहाँ के पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, जहाँ का वो ब्यूरोक्रेट होगा उसको वही के हिसाब से वहीं पर अपॉइंट करना चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो ये थी मेरी तरफ से एक कोशिश रैशनल चॉइस थ्योरी के हवाले से। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, इससे हमारी अपनी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।